जो भी क्लासेस चल रही होंगी। चलिए खैर फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज हम जस्ट 15 क्वेश्चंस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर कंसर्न्स अबाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ, यानी इंटेलिजेंस कोशेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करने के बारे में जो बड़ी चिंताएं हैं, कंसर्न है मेजर, वो कौन से हैं? मतलब IQ टेस्ट का जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इंटेलिजेंस को मेजर करने में गड़बड़ी कहाँ हो सकती है, या चिंता का विषय क्या है IQ टेस्ट के साथ, बताइए एक बार फटाफट से बताइए। तो बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए IQ टेस्ट, जिसको हम इंटेलिजेंस कोशेंट यानी कि बौद्धिक लब्धि कहते हैं, बुद्धि लब्धि कहते हैं, का इस्तेमाल करने के क्या मुख्य सरोकार हैं? सरोकार का मतलब है कंसर्न है, यानी लिमिटेशन या प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं। तो आप लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं पोल में। चलिए देखते हैं। इंस्टेबिलिटी ऑफ स्कोर, यानी प्राप्तांक की अस्थिरता। हो सकता है एक स्कोर में या एक स्केल पे आपका स्कोर कुछ आया हो, दूसरे पे कुछ और आ जाए, तो पंगा हो सकता है वहां पे, है ना भाई। प्रॉब्लम हो सकती है जब स्कोर अगर वेरी करेगा, तो फिर आप कैसे पता लगाएंगे कि एक्चुअल स्कोर क्या है? तो वो इशू आ सकता है कि आपने 3 बार दिया, 3 अलग स्कोर आ गए अलग अलग स्केल के आधार पे, है ना। ठीक है दीपक, पढ़ाई पे ध्यान लगा लो। कल्चरल बायस इन टेस्ट, यानी परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, ये भी हो सकता है। कई बार जो टेस्ट होते हैं वो कल्चर बायस के साथ एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपने एक टेस्ट सुना है रावण का कल्चर फ्री टेस्ट, यानी उस टेस्ट पे कल्चर का प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे आप भारत के व्यक्ति हैं, चाहे आप एक निग्रो हैं, चाहे आप एक व्हाइट अमेरिकन हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ऐसे भी कुछ टेस्ट पाए गए हैं जिनमें जो वो बनाए ही ऐसे गए हैं, डिजाइन ही किसी पर्टिकुलर कल्चर को ध्यान में रख करके किए गए हैं कि मान लीजिए कोई व्हाइट अमेरिकन है तो उसका स्कोर वहां ज्यादा आता है बजाय कि ब्लैक के। तो इस तरह की पार्शियलिटी भी देखी जाती है, तो ये भी एक कंसर्न है। प्रोडक्ट ओरिएंटेडनेस ऑफ टेस्ट, यानी कि परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना। इस चीज पे फोकस ही नहीं है कि प्रोसेस क्या है, सीख कैसे रहे हैं, फोकस क्या है, आउटकम क्या आया है, उसके आधार पे बस लेबल कर देना, बांट देना। तो ये भी प्रॉब्लम है, लेबलिंग कर देना साफ साफ नेगेटिव है। ठीक, ठप्पा नहीं लगाना बच्चों पे IQ के आधार पे, उनको उनके पोटेंशियल के अनुसार आगे लेकर के जाना है। और हार्वर्ड गार्डनर जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है जिन्होंने, वो तो साफ साफ कहते हैं कि भैया IQ बेहतर तरीका नहीं है बुद्धि को मापने का। लोग अलग अलग प्रकार से बुद्धिमान हो सकते हैं, जरूरी नहीं है जिसका IQ स्कोर अच्छा नहीं आ रहा वो बुद्धिमान नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने के लिए? क्लियर है ना? अच्छा, मिस्टर अनिल कह रहे हैं आज पहली बार लाइव देख रहे हैं। बी ऑप्शन आप लोग कितने 71% लोग सही उत्तर दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों ही बातें सही हैं और चारों ही नेगेटिव हैं IQ टेस्ट के बारे में, है ना। चारों ही नेगेटिव्स हैं IQ टेस्ट के बारे में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 2। अब हार्वर्ड गार्डनर का एक क्वेश्चन है जो कि आता ही है हर बार। एन एक्सपीरियंस ऑफ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल कहते हैं अंतः वैयक्तिक बुद्धिमत्ता को। अंतः वैयक्तिक मतलब अंतर्वैयक्तिक कहते हैं, यानी खुद को ही जान सके जो व्यक्ति। इंट्रा का मतलब है स्वयं, और इंटर का मतलब है 2 या 2 से अधिक, है ना। इंटर स्कूल कंपटीशन होते हैं, इंटर स्टेट बसेस चलती हैं, इंटर नेशनल फ्लाइट्स चलती हैं। क्या मतलब है? 2 या 2 से अधिक नेशंस के बीच में जा रही है वो, है ना। तो इंट्रा मतलब स्वयं, सेल्फ। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस विद इन अ क्लासरूम अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। इंट्रा याद रखेंगे, इंट्रा मतलब सेल्फ, खुद से ही संबंधित है। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अंतर्वैयक्तिक जो बुद्धि है वो किसके विषय में बात करती है गार्डनर की थियोरी में। एबिलिटी, गार्डनर की थियोरी का नाम क्या है? बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियोरी। एबिलिटी टू हैंडल सोशल सिचुएशंस एज वेल, यानी सामाजिक स्थितियों से कैसे आप निपटते हैं, तो इसके लिए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगी, इंट्रा नहीं। ये खुद से डील करने के बारे में है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग एंड रिदम्स ऑफ अदर्स स्पीच, ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो जाएगी, भाषा संबंधी। नॉलेज ऑफ वंस ओन कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं 78% लोग। स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों व कमजोरियों का ज्ञान, यानी आपकी जो क्या आप महसूस करते हैं किस परिस्थिति में, है ना, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपका मूड कैसा होता है, आपकी बेसिकली पर्सनल वैल्यूज क्या हैं। बेसिकली आप खुद को समझते हैं कि आपका मूड, आपके वैल्यूज, आपका टेम्परामेंट, आपका एटीट्यूड, आपकी फीलिंग्स, ये सब चीजें कहां से आ रही हैं, आप खुद को बेहतर जान पाते हैं। तो सी ऑप्शन सही बात है। एप्रिशिएशन ऑफ एथिक्स एंड ब्यूटी, तो ये अपना नेचुरल ब्यूटी में चला जाएगा या नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में चला जाएगा। सी ऑप्शन एकमात्र सही, सटीक, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द रोल ऑफ अ टीचर विद इन द क्लासरूम is to encourage children to express which of the following attitudes related to gender, यानी टीचर का जो है वो क्या भूमिका होनी चाहिए क्लासरूम के अंदर जिससे बच्चे प्रोत्साहित हो अभिव्यक्त करने के लिए अपने एटीट्यूड जेंडर के प्रति।
यानी लिंग के प्रति बच्चे अपने एटीट्यूड को, अपने अभिवृत्ति को, अपने बिलीव्स को, क्या उनका नजरिया है उसको कैसे प्रदर्शित करें, इसमें शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है जेंडर टाइपिंग। जेंडर टाइपिंग होता है आपने कह दिया कि भाई लड़के हैं तो छोटे बाल रखेंगे, लड़कियां हैं तो लंबे ही रखेंगी, ये जेंडर टाइपिंग हो गया। कपड़ों से आपने टाइप कर दिया कि ये वाले इस तरह का कलर सिर्फ यही पहनेंगे, तो ये जेंडर टाइपिंग हो गई। ठीक है, जेंडर कॉन्स्टेंसी, यानी कि जेंडर कॉन्स्टेंट है, आप जैसे कपड़े चेंज करते हैं वैसे जेंडर नहीं चेंज कर सकते, ये भी एक थियोरी है। 3 साल के आसपास ये चीज कंफर्म हो जाती है बच्चों में। अडॉप्ट सोशली एक्सेप्टेबल जेंडर रोल्स, यानी जो समाज में चल रहे हैं जेंडर रोल्स उन्हीं को अडॉप्ट कर लो। इन सब चीजों के लिए हमें प्रोत्साहित नहीं करना बच्चों को, हमें करना है जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए प्रोत्साहित, यानी कि जो लिंग रूढ़िवादिता में लचीलापन होना चाहिए, स्टीरियोटिपिकल नहीं होना है हमें। भाई 2 इंडिविजुअल्स हैं, 2 व्यक्ति हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों की अपनी चॉइस हो सकती है। किसी पुरुष को पिंक कलर भी पसंद आ सकता है, किसी पुरुष को खाना बनाना भी पसंद हो सकता है, किसी महिला को गाड़ी चलाना भी पसंद हो सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, है ना। तो हमें ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो समाज ने नियम बना दिया है या समाज ने जो चलन बना दिया है उस पे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चा ये कहे कि यार मैं झाड़ू क्यों लगाऊं आज घर में, अगर मेड नहीं आई, मैं कोई लड़की थोड़ा ना हूं, अगर बच्चा है बेटा है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जेंडर रोल्स को लेके होनी चाहिए, स्टीरियोटिपिकल नहीं होना इस चीज में। अडॉप्ट सोशली एक्सेप्टेबल जेंडर रोल्स, अगर आपने सामाजिक तौर पर स्वीकृत जेंडर भूमिकाओं को अपना लिया तो कभी भी बदलाव जीवन में नहीं आएगा। ना तो इस तरह से फिर कभी सती प्रथा खत्म होती है और ना ही कभी स्त्री या जो महिलाएं हैं वो आगे आ पाती समाज में। तो ये तो बेकार की बात हो गई, इससे ज्यादा खराब काम आप नहीं कर सकते एज अ टीचर, सी ऑप्शन वाले। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 says in a classroom where students have diverse learning profiles, यानी एक कक्ष जहां पे विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, विविधता रखने वाले बच्चे हैं, विविधता में एकता का देश है हम ऐसे कहते हैं भारत के बारे में। और वैसे भी एक क्लासरूम में अलग अलग तरह के बच्चे होंगे, तो डिफरेंट बच्चे होंगे, तो अलग अलग नीड्स उनकी होंगी, अलग अलग स्टाइल से वो सीखते होंगे, डाइवर्स नीड्स होंगी। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में, है ना। तो इसके बारे में कौन सी बात सही है? आइडेंटिफाई नॉर्मेटिव लेवल ऑफ टीचिंग, यानी सबको एक ही मानकीय स्तर से पढ़ाएंगे नहीं, डाइवर्स तरीके से पढ़ाएंगे, डिफरेंट तरीके से पढ़ाएंगे। फाइंड क्रिएटिव वेज ऑफ एंगेजिंग विद डाइवर्स लर्निंग पेस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी अगर अलग अलग तरह के बच्चे हैं तो अलग अलग पेस पे सीखेंगे, अलग अलग दर पे सीखेंगे, अलग अलग गति से सीखेंगे। तो एक तो आप इस तरह से सिखाइए कि जो कमजोर बच्चा है वो भी सीख पाए, जो होशियार बच्चा है, गिफ्टेड बच्चा है वो भी सीख पाए, उसको भी आप ध्यान में रख के चल रहे हैं। तो डाइवर्स नीड्स यानी विभिन्नता का ध्यान रखेंगे क्लासरूम में, कि आप पिक्चर का भी प्रयोग करें, आप एक्सप्लेनेशन का भी प्रयोग करें, आप ऑलमोस्ट सारे तरीकों को मिक्स एंड मैच करके डाइवर्स तरीके से सिखा पाए। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में अगर हो रही है तो मुझे बताओ। फिर आता है सी ऑप्शन, क्रिएट स्पेशल अचीवमेंट इन रेमेडियल सेक्शंस, विशिष्ट उपलब्धि हम अलग से बच्चों को स्पेशल अचीवमेंट के लिए क्रिएट करें और रेमेडियल सेक्शंस बना दें। उसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, जब आप पहले डाइवर्स तरीके से पढ़ा तो दीजिए, है ना। स्पेशल अचीवमेंट एंड रेमेडियल सेक्शंस, यानी जो स्पेशली अचीव करेंगे उनको तो रखेंगे, अदरवाइज नहीं। डू एबिलिटी ग्रुपिंग्स विद इन क्लासरूम, ये नहीं करना, बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ने पे करनी होती है ये चीज, अदरवाइज अवॉइड करते हैं हम एबिलिटी ग्रुपिंग के, एक जैसे बच्चों को एक साथ रख दिया। भाई डाइवर्स लर्नर्स हैं तो वो मिक्स्ड ग्रुपिंग होनी चाहिए। ठीक, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें फॉर्मेटिव असेसमेंट इज जनरली यूज्ड, यानी निर्माणात्मक आकलन, या इसको हम क्या कह देते हैं, क्रिएटिव भी कह सकते हो, फॉर्मेटिव जिसको हम कह रहे हैं रचनात्मक आकलन कहते हैं इसको दूसरी भाषा में। तो इसके विषय में कौन सी बात सही है, एक बार पोल में जवाब दीजिए। अमिता फटाफट से बताइए, आप सभी बता दीजिए। नए बैच में क्लास आपकी या तो कल से होगी सीटेट वाले, नहीं तो मंडे से तो हर हालत में होनी ही है। ठीक है, इतने कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे, इतने वो देखिए, मतलब मेरे सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ। फटाफट से बताइएगा, बी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग 83%। चलिए देखते हैं। टू प्रोवाइड टीचर्स विद अ रैशनल बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग टेस्ट और एग्जाम्स, भाई यहाँ पे एग्जाम पे फोकस नहीं होता, फॉर्मेटिव का मतलब है फीडबैक के लिए सिखाना। टू हेल्प टीचर्स प्लान बेटर एंड प्रोवाइड सपोर्टिव नॉन इवैल्यूएटिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स। टू हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप गुड टेस्ट टेकिंग स्किल, नहीं, नंबर के लिए नहीं हो रही बात यहाँ पे। डिस्क्रिमिनेट अप्रोप्रिएटली एबिलिटी लेवल, नहीं, बच्चों में भेदभाव नहीं करना। बी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर, जो कि आप लोग 80% लोग दे भी रहे हैं। क्या है वो उत्तर, कि भाई हम ये कर सकें, क्या कर सकें कि बच्चों को फॉर्मेटिव असेसमेंट से मदद मिले ये प्लान करने में
कि कैसे हम और बेहतर तरीके से सिखा पाए बच्चों को, ये टीचर को मदद मिलेगी। जब आप फॉर्मेटिव आकलन ले रहे हैं तो ये इसलिए होता है कि आपको फीडबैक मिले, आप ये जान पाएं कि और कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे आप बच्चों को सिखा पाएंगे बेहतर ढंग से। ठीक है, तो शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने यानी लेसन प्लानिंग में मदद मिलेगी। सपोर्टिव नॉन इवेल्युएटिव फीडबैक, यानी जिसमें आप नंबर पे फोकस नहीं है आपका, उनको बेहतर कैसे सिखाएं इस चीज पे फोकस है, उसके लिए आप इवेल्युएट कर रहे हैं उसको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। मल्टी कल्चरल एजुकेशन इज एम्ड एट, यानी कि बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा क्या होती है भाई? जहां पे अलग अलग संस्कृति के लोग हों, डाइवर्स नीड्स के लर्नर हों। फटाफट से बताएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ करा देंगे राजेश, वो तो होती है, रिकॉर्डेड भी होती है, लाइव भी होती है। मल्टी कल्चरल एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो एजुकेशनल इक्वालिटी फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स विद इन अ क्लासरूम, यानी ये कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की समानांतर शिक्षा कह सकते हैं। एजुकेशनल इक्वालिटी फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स विद इन अ क्लासरूम, दोनों ही बातें सेम है ये तो। शोकेसिंग डांसेस और म्यूजिक ऑफ डिफरेंट कल्चर्स ऑन स्पेसिफिक ओकेजन्स लाइक एनुअल डे ऑफ स्कूल, यानी एनुअल डे पे आप अलग अलग संस्कृति का नाच गाना दिखा रहे हैं, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। क्रिएटिंग स्पेशल सेक्शंस, स्पेशल सेक्शन नहीं बनाने होते, सिंपल तरीका है मल्टी कल्चरल यानी सभी कल्चर्स का ध्यान रखा जाए। तो एजुकेशनल इक्वालिटी फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, यानी सभी को आप एक रूप में मान रहे हैं, सबको साम्यक शिक्षा बराबरी की दी जा रही है, हर बच्चे को बराबर महत्व दिया जाएगा। ए भी सही है और बी भी सही है ना। ये आपका आंसर की भी आप चेक कर लेंगे, मैंने देखा इसको, दोनों ही सही है क्योंकि ये सेम ऑप्शन टाइप होके आ गया था पेपर में एज इट इज इस बार सीटेट में। ठीक है, तो हम कहेंगे दोनों सही है, ए और बी जो भी आप मार्क कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे फटाफट से, और फिर देखिएगा तो ए और बी दोनों सही है यहाँ पे। द एजुकेशन ऑफ लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड एंड डेप्राइव्ड बैकग्राउंड, यानी कुछ बच्चे जो वंचित समूह वर्ग से आते हैं, किसी भी आधार पे, या तो पिछड़ा वर्ग है या समाज से उनको डेप्रीवेशन मिला है, डिसएडवांटेज्ड हैं, उतना लाभ नहीं मिल पाया जितना नॉर्मल लोगों को मिलता है, चाहे तो सामाजिक इज्जत के मामले में हो, पैसे के मामले में हो, रहन सहन के मामले में हो, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के मामले में हो, मतलब उनको थोड़ा सा वंचित या हाशिए पे रखा गया है ना। कितने खुश हैं? अंकिता कह रही है कि ऐसा ही सीटेट को सारे क्वेश्चंस के साथ करना चाहिए कि 2 ऑप्शन सही दे देने चाहिए तो सही रहेगा। है बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया है। देखो जोर जोर से बोल के सबको स्कीमें बता दो। देखो बैकग्राउंड्स एंड कैन गेट नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किस चीज से होगा? वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए क्या चीज सही नहीं है, सिंपल भाषा में ये पूछा है। स्टीरियोटाइप यानी जो पूर्वाग्रह है, अगर आपने पहले से मान लिया कि किसी विशेष जाति या धर्म के लोग तो सीख ही नहीं सकते, तो ये पूर्वाग्रह है, ये स्टीरियोटाइप है, ये बिल्कुल खराब चीज है। और यही पूछा है कि खराब क्या होगा बच्चों के लिए, सही हो गया आंसर। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल नॉलेज सिस्टम्स, यानी कि जो ज्ञान की स्थानीय, जो भी स्थानीय समझ होनी चाहिए, जो आसपास रिसोर्सेज हैं वो एग्जांपल्स ही यूज नहीं होते क्लास में, तो बच्चा कहां से कनेक्ट करे। टॉप डाउन करिकुलम, यानी सीधा टॉप से शुरू कर रहे हैं, जबकि हमें क्या करना है, बॉटम अप अप्रोच प्रयोग करनी होती है कि छोटे से बड़े की तरफ जाएं। ऐसा नहीं है जो मुश्किल चीज है उसको पहले बता दें और फिर आसान की तरफ जाएं। तो ये भी सही है, ये भी गलत तरीका होगा बच्चे को डील करने का, स्पेशली जो हाशिए से आ रहा है। करिकुलम बेस्ड ऑन लोकल कल्चर एंड लैंग्वेज, ये बात तो सही है, तो जो सही है वही गलत है क्योंकि हमसे गलत पूछा है। तो स्थानीय संस्कृति यानी जिस एरिया की वो बात हो, जिस जाति विशेष से वो बच्चा है, उसकी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये बात तो सही होगी। लेकिन हमसे गलत पूछा है कि नेगेटिवली क्या चीजें इन्फ्लुएंस करेंगी, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे, जो कि है बी ऑप्शन में। आप लोग एकदम सही उत्तर देने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं क्योंकि 48% लोग डी आंसर दे रहे हैं। ये फोर्थ वाला तो सही है भाई, इसको क्यों लपेट दिया आपने इसके साथ आंसर में है? इसका जो आंसर है वो फोर्थ नहीं हो सकता, ठीक है, बी है इसका सही उत्तर, क्योंकि फोर्थ तो सही है और नेगेटिव इन्फ्लुएंस की बात हुई है भाई। करिकुलम बेस्ड ऑन लोकल कल्चर एंड लैंग्वेज, यानी स्थानीय संस्कृति और भाषा पे जो करिकुलम बनेगा वो तो अच्छा है ना, क्योंकि जो भी डेप्राइव्ड वर्ग का भी बच्चा होगा उसका भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉट फैसिलिटेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी क्रिएटिव थिंकिंग किस चीज को सपोर्ट नहीं करती, या क्रिएटिव थिंकिंग को कौन सा एक ऑप्शन है जो सपोर्ट नहीं करेगा। ओरिजिनलिटी यानी मूलभूत विचार, यानी ओरिजिनल होना, मौलिक विचार, बिल्कुल क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया, कुछ मौलिक लेकर के आना, कुछ नया, कुछ मौलिक लेकर के आना, जिसको हम क्रिएटिविटी कह रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं, हाँ बिल्कुल, ओरिजिनलिटी, टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्विटी यानी अस्पष्टता को स्वीकार करना, ये
शुरुआत में हो सकता है क्रिएटिविटी में कि आपको एकदम से क्लियर आंसर ना मिल जाए, एम्बिग्युइटी हो सकती है सही या डिफरेंट अप्रोच पहुंचने तक। कन्वर्जेंट थिंकिंग बिल्कुल ऑपोजिट है क्रिएटिव थिंकिंग के, ये गलत होगा और जो गलत है वही सही है, क्योंकि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देगी रचनात्मकता को। जो अपसारी सोच है, अपसारी सोच, जो फैलती हुई सोच होती है, दिशाओं में होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, वो करेगी सपोर्ट क्रिएटिविटी को। फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बाकी सारे हैं गलत उत्तर। क्यों? क्योंकि पूछा ही गलत है, इसलिए जो गलत है वही सही है। तो यहाँ पे गलत है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9, आज आप लो एनर्जी के साथ मैनेज कीजिएगा। अ चाइल्ड विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी जॉइन्स अ प्राइमरी स्कूल, यानी एक बच्चा है जिसको गति विषयक अक्षमता है, यानी गति क्या है, गीत नहीं है, हमारे टाइपिस्ट या आपके पेपर में भी गड़बड़ हो सकती है। लोकोमोशन डिसेबिलिटी होती है चलने फिरने, हड्डियों से रिलेटेड, लिम्ब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कि बच्चों को मूव करने में दिक्कत होगी। तो वो बच्चा जिसको चलने फिरने में या मूव करने में दिक्कत है, ज्वाइन्स अ प्राइमरी स्कूल, एक प्राइमरी यानी प्राथमिक स्कूल जो है, वो प्राथमिक विद्यालय ज्वाइन कर लेता है। Which of the following would not be a facilitative strategy for inclusion of the child within school, यानी कौन सी एक स्ट्रेटजी फैसिलिटेटिव नहीं होगी। देख रहे हो, नॉट लगा लगा के विनोद बैंड बजा दिया इन्होंने क्वेश्चंस का। आपके सारे आंसर गलत हो रहे हैं क्योंकि नॉट लगा हुआ है क्वेश्चन में, है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं, बताइए फटाफट से। मैडम जी तो पोल में जवाब दे रहा हूं। अच्छा हाँ, तो पोल में दे दो जवाब, क्या दिक्कत है। 40% लोग डी कह रहे हैं। चलिए समझते हैं। बात है कि जिसको चलने फिरने में समस्या, उसके लिए क्या तरीका सही नहीं होगा। तो विद्यालय की निचली मंजिल पर, यानी कि आप एलोकेट कर दें ग्राउंड फ्लोर पे ऐसे बच्चे को रूम, बिल्कुल सही बात है। जिसको चलने फिरने में दिक्कत है उसको 4th फ्लोर पे क्यों बिठाओगे, है ना, या 2nd पे क्यों बिठाओगे, ग्राउंड फ्लोर पे रूम रखो। यही तो है ना इंक्लूसिव एजुकेशन, के बच्चे की नीड के अनुसार आप अपने मेथड में परिवर्तन ला रहे हैं, अपने सिस्टम में परिवर्तन ला रहे हैं, बच्चे में परिवर्तन नहीं ला रहे, है ना? ठीक है अंजलि। फिर आता है बी ऑप्शन, एम्पैथी बिल्डिंग अमॉन्ग पीयर्स। ये जरूरी है कि जो साथी समूह है, पीयर्स का मतलब जो क्लासमेट्स हैं या जो उसकी सेम एज के बच्चे हैं, उनके अंदर एम्पैथी आए, वो दूसरे के दर्द को महसूस कर सके, मजाक ना उड़ाएं उस बच्चे का जो जिसको चलने फिरने में दिक्कत है। एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस, यानी आधारभूत संरचनाओं में यदि बदलाव हो सके तो कर दीजिए, यानी अगर स्कूल में रैंप बनवाने की आवश्यकता है तो बनवा दीजिए, या थोड़ा बहुत कुछ स्ट्रक्चर में चेंज करना है कि क्लासरूम में सीढ़ियां लगी हुई हैं तो वो सीढ़ियां हटा करके रैंप बनवा दीजिए ताकि बच्चा जा सके। तो ये बात तो सही है, क्योंकि हम सिस्टम में चेंज करते हैं ना, बच्चे में चेंज नहीं करते। शोइंग सिंपैथी फॉर द लैक ऑफ एबिलिटी, अब अगर आप अक्षमता के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, दो वर्ड है, एक है एम्पैथी जिसको समानुभूति कहते हैं, दूसरा है सिंपैथी जिसको सहानुभूति कहते हैं। तो आपको ये नहीं कि तुम में क्षमता की कमी आ रही है, तुम तो दौड़ नहीं सकते हो, तो हाय बेचारा दौड़ नहीं सकता है, ये है सिंपैथी। ये नहीं करना आपको, दौड़ नहीं सकता और 1700 चीजें कर सकता है, आप भी सब कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो सिंपैथी, उसकी एबिलिटी में कमी है, इस चीज पे सिंपैथी नहीं दिखानी, ये नेगेटिव है। और नॉट ही पूछा था, नॉट ही पूछा था, नेगेटिव ही पूछा था, तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही क्या था, गलत है। तो नॉट लिखा हुआ था, इसलिए डी ऑप्शन इज दी एकमात्र उत्तर जो यहाँ पे सही है, बाकी सारी चीजें गलत हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत? इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं करती हूँ मैं, कोई कह रहा है भाई मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कैसे कर पाऊंगी, इतने सारे लोग हैं, कभी मौका लगता है तो कर भी देती हूँ, वैसे रेयर होता है ऐसा, मैं चेक ही नहीं कर पाती हूँ डीएम्स, है ना? फिर मैं डिस्कशन नहीं कर पाऊंगी ना, अगर सिर्फ कोशिश वैसे मेरी रहती है अगर कभी कुछ दिख जाए तो, बट मैं इस चीज को लेके सॉरी भी हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड नॉट बी फैसिलिटेटिव, यानी कौन सी जो स्ट्रेटजीज हैं वो काम की नहीं है विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक हियरिंग डिसेबिलिटीज, यानी कि जो बच्चे जिनको सुनने की अक्षमता है, सुनने में दिक्कत है, उनके लिए कौन सा तरीका काम का नहीं है। वुड नॉट बी फैसिलिटेटिव यानी उनको फैसिलिटेट नहीं कर पाएगा। रिलैक्सेशन इन स्पेसिफिक डोमेन्स ऑफ लर्निंग वेयर एवर पॉसिबल, यानी जहां मुमकिन हो वहां अधिगम को विशेष क्षेत्र में छूट देना, कि भाई चलो सुन नहीं सकते हो या सुनने में दिक्कत है तो एक काम करो, आपको हम दिखा देते हैं एक प्रेजेंटेशन, तो रिलैक्सेशन दे दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। रीजनेबल एकोमोडेशन इन करिकुलम, यानी आप थोड़ा बहुत परिवर्तन यदि अपनी पाठ्यचर्या में कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्या समस्या है। कॉन्टिन्यूअल नेगेटिव कमेंट्स ऑन एरर्स कमिटेड, अगर मान लीजिए बच्चे को सुनने में दिक्कत है और इस वजह से उसकी गलतियां हो रही हैं, तो आप क्या कह रहे हैं, हर टाइम पे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, अरे सुनता नहीं है क्या है, ऐसे गलत कर दिया, मैंने बोला क्या था, तुमको सुनता ही नहीं, आगे बैठे हुए हो, ये सब नहीं करना आपको, ये नेगेटिव है।
इससे कोई फैसिलिटेशन नहीं होगा, लर्निंग को कोई बढ़ावा नहीं मिलेगा, बच्चा बल्कि और उसकी नेगेटिव सेल्फ वर्थ हो जाएगी, एस्टीम उसकी खराब हो जाएगी सेल्फ। ठीक, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान जरूरी है कि आप इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग प्लान बनाएं, कि जिस बच्चे को सुनने में दिक्कत है तो आप वैसी ही प्लानिंग करेंगे, वैसे ही मेथड्स अपनाएंगे, वैसी ही स्ट्रेटजीज अपनाएंगे उसके लिए, जिससे वो बेहतर तरीके से सीख सके। तो सी ऑप्शन यहाँ जो है वो सही उत्तर है, बाकी जो है गलत है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 11। सक्सेस इन स्कूल्स should be broadened beyond specific academic achievement within school to include। यानी जो सक्सेस है, जिसको हम सफलता कह रहे हैं स्कूल में, वो एकेडमिक अचीवमेंट के पार जानी चाहिए। मतलब जरूरी नहीं है जिस बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आ रहे तो हो सकता है उसमें कोई और विशेष क्षमता हो, तो हम बच्चे की सक्सेस स्कूल में सिर्फ मार्क्स से ना जज करें, बाकी डोमेन्स भी समझ पाए, है ना, कि उसमें विशेषता क्या है। तो इसमें क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग गिवन बाय कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूशन से जो ट्रेनिंग मिले उसकी बात नहीं हो रही है। डेवलपमेंट ऑफ सोशियो इमोशनल कैपेसिटीज एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। हम कह सकते हैं कि सामाजिक सांवेगिक क्षमताओं का विकास, कि सोशियो इमोशनल एबिलिटी बच्चे में डेवलप कर पाए, कि समाज में और आपके जो संवेग हैं उनमें कैसे आप एकोमोडेट करेंगे। एक्स्ट्रा टेस्ट देके भी कुछ नहीं होने वाला। कांस्टेंट फोकस करेंगे, जो बच्चे के वीक एरियाज हैं उन्हीं को बार बार आप कहते रहेंगे यहाँ कमजोर हो, यहाँ कमजोर हो, मैथ्स में तो नंबर आते नहीं है, इंग्लिश में आ भी गए तो क्या हो गया, ये नहीं कहना, है ना। तो बी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है कि सामाजिक सांवेगिक क्षमताओं का विकास करना, कि वो ग्रुप में पार्टिसिपेट कर सकें, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, वो डेमोक्रेटिक हो, यानी लोगों में अच्छे से एकोमोडेट कर सकें। ठीक है, ये भी चीजें कंसिडर की जानी चाहिए कि कोई कोऑपरेट अच्छा करता है तो उस चीज को भी हम सक्सेस माने स्कूल में, ऐसा नहीं है सिर्फ जो नंबर ला रहा है उसी को सक्सेस माने। क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें जो अच्छी क्षमता है उस चीज पे फोकस कर पाए। क्वेश्चन नंबर 12 है कॉन्सेप्चुअल। कोई बच्चा है जो इवेंट बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर लेता है, यानी स्कूल में जब भी आपकी कोई फेयर लगता है या कोई एग्जीबिशन है या कोई फेट है या असेंबली भी है तो वो मैनेज बहुत अच्छे से कर लेता है, सारा कुछ प्लान कर लेता है, तो ये भी तो सक्सेस हुई ना अपने आप में। तो जिस बच्चे में जो अच्छी क्षमता है हम उसको उभारने की बात करेंगे ना, हम ये थोड़ी कहेंगे कि जिसके नंबर नहीं आ रहे वो खराब है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैन बी सेड टू हैव बीन अचीव्ड व्हेन अ स्टूडेंट कैन, यानी हम कहेंगे कि एक व्यक्ति का, एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसका जो आपका संप्रत्यय है वो स्पष्ट है। कब कहेंगे हम ऐसा, बताइएगा एक बार। पहला ऑप्शन है रिकॉल इन्फॉर्मेशन गिवन करेक्टली, यानी जब जो दी गई जानकारी है उसको वो तुरंत से रिकॉल कर दे, मतलब आपने रट्टा लगवाया और उसने फटाफट से उगल दिया कि हाँ मैडम ने तो यही बताया था, लाइन टू लाइन रिपीट कर दे, इसको हम रट्टाफिकेशन कहते हैं। इसको हम कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं कहते। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कब है भाई, जब आप अपनी भाषा में अपने तरीके से उस चीज को एक्सप्लेन कर पाए या बता पाए। जरूरी थोड़ी कि जिस भाषा में टीचर ने लिखवाया एक वर्ड भी इधर उधर हो गया तो मामला खराब है। राइट डाउन इन्फॉर्मेशन करेक्टली, ऐसा नहीं है कि बस आपने जानकारी लिख ली, इसको रोट लर्निंग कहेंगे, रटना कहेंगे। क्लियरली रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन तो आपको याद है, रट्टे लगाए हुए हैं, अगर असलियत में प्रैक्टिकल यूज करना पड़ जाए तो 0 बटे सन्नाटा, नील बटे सन्नाटा, वो नहीं होना चाहिए। तो अप्लाई कॉन्सेप्ट्स लर्न टू रियल लाइफ सिचुएशन, यदि कोई बच्चा जो संप्रत्यय उसने सीखे हैं उनको वास्तविक जीवन में अप्लाई कर पाए तो भैया वो सफल है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। यही एक रीजन है कि आज हमारे देश में हम देखते हैं डिग्रियां तो बहुत सारी हैं और बहुत सारी चीजें हैं, डिग्रियां हैं, फर्स्ट डिवीजन है, फलाना है, ये है वो है, बट जीवन में सफल होने में दिक्कत हो जाती है कई बार, या कई बार बाकी जगह पे सफलता नहीं मिल पाती। तो उसका रीजन ये भी हो सकता है कि भैया कॉन्सेप्ट्स की कमी है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर उतने अच्छे से नहीं हुए कि वो जीवन में अगर लागू हो पाते तो कहीं ना कहीं सक्सेस मिल जाती, चाहे नंबर कम आते। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 2 और क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आज की छुट्टी करेंगे, आज हम कम ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। टू एनेबल चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स, यानी कि हम यदि चाहते हैं कि बच्चे प्रभावी समस्या समाधान करता बन जाए, क्योंकि जीवन में समस्याएं आएंगी निश्चित है ना, और अगर बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर बन गया होगा, आपको उसको आंसर पहले से नहीं देना, आपको उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा देना है कि कभी भी जीवन में प्रॉब्लम आएगी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड अगर उसमें डेवलप करना है तो इट इज क्रिटिकल दैट दे आर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू, यानी किस तरह के अवसर दिए जाने चाहिए यदि आप चाहते हैं कि बच्चा एक समस्या समाधान करता बने, जो प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाए। वो लाइक शेयर करना भूल जाते हो आप लोग, हैं फटाफट से करो, आज तो एनर्जी लगा लगा के डिस्कशन हो रहा है। तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, सबकी सीडीपी अच्छी हो गई है, ऑलमोस्ट सबके आंसर सही हो रहे हैं, बहुत बढ़िया अंकिता, बहुत ही खुशी की बात है। आंसर थोड़े बहुत गलत हो जाए चल जाएगा क्योंकि अभी समय है आपके पास, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आंसर है कोई तो क्यों है और क्यों नहीं है, और क्वेश्चन ठीक से पढ़ के जवाब देना है, जल्दीबाजी में नहीं रहना। टू एनेबल चिल्ड्रन, यानी प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे अवसर दें। एक्सपेरिमेंट्स ओनली इन दी फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड इन दी टेक्स्ट बुक, यानी ऐसे एक्सपेरिमेंट या ऐसे प्रयोग कराएं जो सिर्फ किताबों में दिए गए हैं उन्हीं को प्रयोग कराएं, ऐसा नहीं है।
रियल लाइफ से भी जोड़ सकते हो। डिस्कवर अ कॉन्सेप्ट थ्रू इंडिपेंडेंट थिंकिंग, बात बिल्कुल सही है कि स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्य की खोज, यानी बच्चा जो है एक कॉन्सेप्ट तक पहुंच पाए इंडिपेंडेंटली सोच करके किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कि यार इसका सॉल्यूशन ये भी तो हो सकता है। ऐसा मौका उसको दिया जाना चाहिए जहां वो अपनी सोच को लागू कर पाए। एक्स्ट्रा ट्यूशन दिलाएंगे तो ये फालतू बात हो गई। लर्न प्रीमैरिली थ्रू ऑडियो विजुअल एड्स एंड स्मार्ट बोर्ड्स ओनली, तो ऐसा नहीं सिर्फ स्मार्ट बोर्ड से पढ़ करके अगर हर बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाता तो फिर तो बस क्या ही कहने थे, फिर तो समस्या ही खत्म हो जाती। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि आप ऐसे अवसर दीजिए जहां बच्चा स्वतंत्र रूप से सोच सके अपने चिंतन पे। सबसे बढ़िया बात यह है एक टीचर की कि वो बच्चे को सोचना सिखा दे, है ना, उसके दिमाग में वो सोच जागृत हो जाए। दिमाग पे जोर तो पड़ेगा लेकिन मजा आ जाएगा, जैसे ही वो सोचना सीख लेगा खुद से तो कमाल होगा। फिर समझ पा रहे हो ना बात को? इतनी बात क्लियर है? नहीं, इसका पोल शायद आपको नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल में 15 पे दे देंगे, कुछ टेक्निकल दिक्कत है। द एरर्स दैट चिल्ड्रन मेक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस कैन बी, यानी अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटियां करते हैं, जो गलतियां करते हैं, उनका क्या किया जा सकता है? यूज टू असर्टेन देयर करंट एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, यानी बच्चों की वर्तमान क्षमता और बुद्धि का पता लगा जाएगा उनकी गलती के द्वारा। तो गलती का मतलब ये नहीं कि उनमें बुद्धि की कमी हो गई है और अगर गलती कर दी तो उससे आप जज कर लेंगे कि इतनी ही बुद्धि है इस बच्चे में। गलती सब करते हैं, सबसे होती है, हो सकती है। रेक्टिफाइड इमीडिएटली विदाउट फीडबैक सो दैट दे आर नॉट रिपीटेड, यानी आप तुरंत उनको सही कर देंगे और फीडबैक भी नहीं देंगे, तो इससे तो बच्चा डर जाएगा कि आपने फटाफट से गोला घुमाया और कह दिया कि ये तो गलत है, तो फीडबैक भी तो देना था। सीन एज नॉर्मल एंड एक्सेप्टेबल पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये बात बिल्कुल सही लग रही है हमें कि उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, यानी हमारी बुद्धि के विकास का, हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का पार्ट एंड पार्सल है, हिस्सा है। गलतियां नहीं होंगी तो हम सीखेंगे कैसे? जब हम सीख रहे हैं तो गलतियां भी होंगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कुछ सीखा हो और कभी गलत ना किया हो कुछ, है ना। तो आ डिस्ट्रैक्शन इन दी लर्निंग प्रोसेस एंड शुड बी मिनिमाइज्ड क्विकली, ऐसा नहीं है कि गलतियों को आप बिल्कुल हटा देंगे, मिनिमाइज कर देंगे, डिस्ट्रैक्शन है गलतियां, नहीं। गलतियां विंडो है, एक मिरर है, आईना देती है बच्चे की थिंकिंग में कि बच्चा सोचता कैसे है। तो गलतियां जरूरी हैं, या हम कहेंगे हेल्पफुल हैं। जान जान के गलतियां नहीं करनी, बट जो बच्चे की गलतियां हैं वो हेल्पफुल हैं लर्निंग प्रोसेस में, वो प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, आज के लिए आखिरी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अगर हम बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 15 की, व्हाट इज द रोल ऑफ चिल्ड्रंस इमोशंस इन लर्निंग, यानी इमोशंस का, भावनाओं का, संवेगों का क्या रोल है, क्या भूमिका है अधिगम में, सीखने में। इमोशंस जो हमारा फियर, एंगर, लव और दुनिया भर के इमोशंस हैं, तो इनका क्या रोल है लर्निंग में, सीखने में? पहला ऑप्शन है इमोशंस डिस्ट्रैक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम लर्निंग एंड देयरफॉर नीड टू बी कंट्रोल्ड। डिस्ट्रैक्ट ही करेंगे, ये किसने कह दिया? यदि आप अभी खुश होकर के सीख रहे हैं, हैप्पी हैं आप, अच्छा महसूस कर रहे हैं, है ना, अगर आप खुश होकर के सीख रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो ये किसी ने कह दिया है कि आप डिस्ट्रैक्ट ही होंगे? अगर आपको किसी क्लास में मजा आ रहा है तो फिर तो आप तो मजे से सीखेंगे ना। ये किसने कहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे? तो इमोशंस हमेशा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। जितने भी लोग जो प्यार में पड़े हुए हैं, रिलेशनशिप में, वो सब बर्बाद ही होंगे, ऐसा भी नहीं है ना, ठीक है। तो इमोशंस सिर्फ बर्बाद करेंगे ये हम नहीं कह सकते। फिर आते हैं बी ऑप्शन पे, देयर नीड्स टू बी अ क्लियर डिस्कनेक्ट बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशंस ऑफ चिल्ड्रन फॉर इफेक्टिव लर्निंग। ये बिल्कुल वाहियात बात है कि डिस्कनेक्ट होना चाहिए, कनेक्ट ही नहीं होंगे। कौन? कॉग्निशन यानी दिमाग और हमारा दिल, इमोशंस, ये बिल्कुल इंटर रिलेटेड होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कॉग्निशन और इमोशन का अपने आपस में कोई संबंध नहीं है। फिर आते हैं ऑप्शन सी पे, ये क्या कहता है? इमोशंस गिव मीनिंग टू लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड नीड टू बी इंटीग्रेटेड विद इन लर्निंग प्रोसेस, यानी संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप में सम्मिलित करना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इमोशंस हैं वो लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं, वो मीनिंगफुल बनाते हैं। जिस चीज से, जिस टॉपिक से आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं, जिस एग्जाम्पल से आप जुड़ जाते हैं, वो चीज आपके लिए मीनिंगफुल हो जाती है। तो इमोशंस हेल्प करते हैं सीखने में यदि सही तरीके से यूज किए जाएं तो। इमोशंस मेक लर्निंग प्रोसेस मैसी एंड अनप्रेडिक्टेबल, ऐसा नहीं है। हम इमोशंस को मैनेज कैसे करते हैं, सारा खेल उस चीज का है। हम अवेयर कितने हैं अपने इमोशंस को लेकर और उनको सही दिशा में प्रयोग करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, है ना। तो इमोशंस प्रॉब्लम नहीं है। इमोशंस गिव मीनिंग टू लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड नीड टू बी इंटीग्रेटेड विद इन लर्निंग प्रोसेस, यानी संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं। मजा आएगा आपको यदि आपके इमोशंस से जोड़ दी जाए कोई बात, है ना, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है उससे जोड़ दी जाए, ठीक है। तभी तो ब्रेकअप और पैचअप के एग्जांपल तुरंत समझ आ जाते हैं आपको चैप्टर के अंदर इमोशंस पढ़ाते हुए। क्यों? क्योंकि वो आपके इमोशंस से जुड़ गए, ठीक है। तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप में सम्मिलित किया जाए, यानी ऐसे लर्निंग में ऐसे कंबाइन कर दो कि एक हो जाए वो चीज और मजे से बच्चा सीख पाए, मीनिंगफुल लर्निंग हो पाए, ठीक है।
अब इतनी ही बात थी आज की। आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए ये बताइएगा, और लाइक शेयर करना जितने लोग भूल जाते हैं, नहीं करते हैं, वो भी करके जाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि लगभग 6000 लोग हम जुड़े हुए हैं और टोटल मिलाकर के 3000 लोगों ने लाइक शेयर किया। देखिएगा एक बार, ये लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। इसके अलावा आउट ऑफ 15 कितने ठीक हुए हैं वो आप कमेंट्स में बता देंगे। सीटेट के बैच में अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो बिल्कुल करियरविल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पेडागोजी स्पेशल में भी अभी एडमिशन ओपन है, हालांकि इसका डिस्काउंट जो है वो खत्म हो गया या ऐसा कुछ है। टेलीग्राम चैनल पे ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कल वाली अब तक मिल गई होगी।